आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने कल नए भौतिक प्रदेश को स्टार्ट कर दिया था, यानी हमने कल की क्लास में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने जो कि हम पठार पढ़ रहे थे और उसमें हमने दक्कन का पठार भी पढ़ लिया था और आई होप आपको वो याद भी हो गया होगा। तो हमारे वो पठार कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो कि पठारों को कंप्लीट करेंगे। तो एक नई हेडिंग डालिए, मालवा का पठार। कल हमने एक ही पठार पढ़ा था, आज दूसरा है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये कहाँ है? ये आपके जो कि दो राज्य में स्थित है, एक तो आपके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और एक आपके दूसरा मध्य प्रदेश, उसकी सीमा पर ही ये दो राज्यों में विस्तृत है। जो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है राजस्थान में, उसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। ये मालवा का पठार है जो कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और जो बेसाल्ट है जो काला होता है और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका है मालवा का पठार, तो इसको हम लिखते हैं। ये कौन कौन से राज्य में है? ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, वह मध्य प्रदेश में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में विस्तृत है। राजस्थान में इसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। राजस्थान में इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान में इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। जो कि ये राजस्थान के 4 जिलों में आता है। वो आपके लिए जरूर नहीं, आपके बस इतना है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हाड़ौती का पठार स्थित है, जिसे हम मालवा का पठार है। और यह जो कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्टिक है जो कि बेसाल्ट है जो कि काला होता है और आपके बेसाल्टिक लावे से निर्मित मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। वहां पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मतलब वर्तमान में अब कपास की जगह गन्ने का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि कपास की लागत है जो कि अधिक आती है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, इसलिए यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा पठार हो गया हमारा मालवा का पठार। तीसरा पठार हम देखते हैं मध्य भारत का पठार, जो कि भारत के एकदम मध्य में है। दूसरा है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार राजस्थान जो कि इंडिया के जस्ट बीचों बीच कौन सा राज्य स्थित है आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो कि मध्य भारत का पठार स्थित है। लिखो, आपके बस इतना ही लिखना है इसमें कि ये कहाँ स्थित है, यानी ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में ये पठार स्थित है। ये पठार स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य की बारी आ गई, तो मध्य प्रदेश राज्य में 1-2 और पठार पढ़ते हैं। जो पहला है आपका बुंदेलखंड का पठार और रीवा सतना का और बघेलखंड का पठार। ये आपके जो कि तीनों है एमपी में है। इनको देखते हैं कि कौन कौन सी स्थिति में। पहले आप ये 2 लिखो,
ये लिख लिया होगा। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश व राजस्थान के हाड़ौती जिले में स्थित है, और दूसरा है मध्य भारत का पठार। अब आते हैं हम जो कि मध्य प्रदेश के 2-3 और पठार देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला एक बार जो कि मध्य प्रदेश का रफली डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो आपका जो कि मध्य प्रदेश है, एक बार सीधा ही बना लो। ये मान लो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के एक भाग में है बुंदेलखंड का पठार, एक भाग में है बघेलखंड का पठार, और बीच में है रीवा सतवा का पठार, रीवा सतना का पठार। ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, बीच में आ गया आपके रीवा सतना का पठार। रीवा सतना को अलग करने वाली एक नदी निकलती है यहाँ से, जिसे हम कहते हैं टोंस नदी, जो कि गंगा नदी की है, सहायक नदी है ये बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार को एक पठार अलग करता है, जिसे कहते हैं रीवा सतना का पठार। ये पठार है जो कि चूना पत्थर द्वारा निर्मित है या ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, और आपकी ये बघेलखंड का पठार है, ये बालू का पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से। तो ये आपके 3 पठार हो गए। पहला आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार, और दूसरा हो गया बघेलखंड का पठार, और बीच में हो गया रीवा सतना। ये तीनों पठार है जो कि आपके जो कि एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों अब पठारों को हम लिखते हैं। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार हमने रफली डायग्राम बना दिया। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है ये आपका कौन सा पठार है, अभी पढ़ा हमने मध्य भारत का पठार। 3 पठार हो गए, 4 नंबर लिखो। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड से आपके झांसी की रानी थी, वो बुंदेलखंड से थी। अब ये देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार है, ये पठार जो कि पहली बात ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ये पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत है, पहले ये लिख लो। ये पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत है। जो ग्रेनाइट पत्थर या चूना पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है। ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार। दूसरा पठार देखते हैं, यानी इन दोनों के बीच का 5 नंबर हो गया आपकी रीवा सतना का पठार। रीवा सतना का पठार ये भी आपके एमपी में स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर ये लाइन लिखो कि रीवा सतना का पठार बुंदेलखंड के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है। यह पठार बुंदेलखंड के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है। बघेलखंड के पठार को अलग करता है। रीवा सतना को जो कि टोंस नदी है 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। टोंस नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। हम टोंस नदी के बारे में और पढ़ेंगे जब हमारा भौतिक प्रदेश का टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब हम नदियों का टॉपिक है जो कि स्टार्ट करेंगे।
तो हम टोंस नदी के बारे में आगे और कुछ पढ़ेंगे कि रीवा सतना का पठार, रीवा सतना के पठार को टोंस नदी जो कि 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, या टोंस नदी 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। हिस्सों में बांटती है। जो गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आपके यानी 5वां अगला पठार हो गया रीवा सतना का पठार। अब हम एमपी का जो कि लास्ट पठार है वो देखते हैं, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके पास में है, रीवा सतना के, यानी ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये निर्मित है जो कि आपके बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये आपके जो कि एमपी के जितने भी पठार है वो हो गए। पहला है आपका बुंदेलखंड का पठार जो कि ग्रेनाइट पत्थर या चूना पत्थर से निर्मित है। फिर आपका रीवा सतना का पठार, ये मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करता है, जिस पर टोंस नदी प्रवाहित होती है, जो कि रीवा सतना के पठार को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर आती है हमारी बघेलखंड का पठार जो कि एमपी में है, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये हमारे हो गए जो कि मध्य प्रदेश के तीनों जो कि पठार हो गए। अब हम एक जो कि पठार और देखते हैं जिनका आपने पहले भी नाम सुना हुआ है, कुछ पाठ हमने पहले भी पढ़ लिया है, जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इनके बारे में हमने लगभग बातें हैं जो कि पढ़ ली हैं, अगर नहीं भी पढ़ी वो आज पढ़ लेंगे। अगली हेडिंग डालो, छोटा नागपुर का पठार। अगली हेडिंग आपके छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। सिर्फ नागपुर है वो तो है आपके महाराष्ट्र में, और छोटा नागपुर आपके झारखंड में। यानी छोटा नागपुर का पठार ये आपके झारखंड में है। झारखंड के साथ साथ इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, थोड़ा पश्चिमी बंगाल में भी है, थोड़ा आपके छत्तीसगढ़ में भी है, और थोड़ा उड़ीसा में भी है। तो लिखते हैं कि यह झारखंड में विस्तृत है। यह झारखंड में विस्तृत है। लेकिन इसका कुछ भाग है जो कुछ भाग वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिमी बंगाल में भी है, थोड़ा भाग छत्तीसगढ़ में भी है, और थोड़ा भाग ओडिशा में भी है। कुछ भाग इसका पश्चिमी बंगाल में और आपके ओडिशा में, और कुछ में थोड़ा बहुत आपके जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। छोटा
नागपुर के पठार को जो कि खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब आपके प्रश्न ये उठता है कि किस पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, वो तो होगा छोटा नागपुर का पठार। अगर आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन से राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, वो है आपके राजस्थान। अब आपको समझ में आ गया क्या कि पठार में है छोटा नागपुर का पठार और राज्य में आपके राजस्थान। क्यों इसे खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं अब्रक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, लोहा, तांबा और आपके ये कोयला भी पाया जाता है और एक आपकी है यूरेनियम। ये सब खनिज हैं जो आपके इस पठार पे पाए जाते हैं। तो लिखते हैं इनको भी। यह पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं खनिजों का अजायब घर। तो इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसमें देखो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो भी लिखो। आपके पहला पाया जाता है अब्रक, बॉक्साइट, लोहा, तांबा, कांस्य और आपके पाया जाता है यूरेनियम। ये इतने खनिज हैं वो इस जो कि छोटा नागपुर के पठार पर अधिक पाए जाते हैं। और भी पाए जाते हैं लेकिन और जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये इतने खनिज या 5 जैसे ये खनिज अत्यधिक ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार पर एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी। ये भी छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसे उत्तर भाग में यानी उत्तरी भाग में कहते हैं हजारीबाग का पठार व दक्षिण में कहते हैं झारखंड की राजधानी रांची का पठार। इसको भी लिखते हैं हम कि छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जिसे उत्तरी भाग में कहते हैं हजारीबाग का पठार, उत्तरी भाग में हो गए आपके हजारीबाग का पठार, और इसे दक्षिणी भाग में कहते हैं झारखंड की राजधानी रांची का पठार। और आई होप आपको ये जो कि जितने भी राज्य हैं उनके आपको कैपिटल तो याद हो ही गई होगी, क्योंकि मैंने आपको जब आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास हुई थी तभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। और जितने भी यूटी थे उनको तो हमने पढ़ा भी था स्पेशल विस्तार से कि इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती है, शीतकालीन कौन सी होती है, ये सब हमने देखा था और अब आपको याद भी हो गया होगा।
तो इसे उत्तरी भाग में कहते हैं हजारीबाग का पठार व दक्षिणी भाग में कहते हैं इसे राज्य का पठार। अब देखते हैं कि ये आपके जो छोटा नागपुर का पठार है एकदम समतल रूप में पाया जाता है। इसका कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में है। जब इससे दामोदर नदी निकलती है तो ये पठार पर पानी जाता है, ये एकदम समतल होता है तो पानी फैल जाता है। तो पश्चिमी बंगाल में इससे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो इसे दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि इससे नदी आ जाती है। बिहार में भी एक नदी ऐसी है जहाँ पे बाढ़ आती है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। अब वो ट्राई करना आपकी बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि इससे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो वो देखते हैं। भारत में ऐसी दो नदियां हैं जिससे बाढ़ आती है, पहला है बंगाल का शोक और दूसरा है बिहार का शोक। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया है वो भी देखेंगे हम, यानी इसका पानी है वो कैसे रोका गया है, कौन सी परियोजना बनाई गई है। पहला हम देखते हैं कि जो कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। यह पठार समतल होने के कारण, यह पठार समतल यानी मैदानी रूप में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी से बाढ़ आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। बाढ़ आ जाती है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट है, इनको आप हाईलाइट करके रखो। बंगाल का शोक भी कहते हैं, ताकि आपके पेज खुलते ही एकदम अचानक आंखों के सामने आ जाए। फिर आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया था, इनके पानी को रोका कैसे गया। जब किसी नदी का पानी ज़्यादा आता है तो उनको हम एक बांध बनाते हैं, कोई परियोजना बना देते हैं। तो उसी प्रकार दामोदर नदी पर भी एक परियोजना बनाई गई जिसे हम कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जो कि बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसका एक उद्देश्य नहीं होता, बहुत ज़्यादा उद्देश्य होता है, ताकि कोई पेयजल के लिए, कोई कृषि के लिए, कोई पशुपालन के लिए, इस प्रकार इन नदी के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी लिखते हैं। छोटा नागपुर का पठार थोड़ा बड़ा है, नाम ही है छोटा। अब लिखते हैं कि दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना, का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया।